जय हिंद फ्रेंड्स। मैं अनमोल वाजपेयी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी विथ अनमोल। इस चैनल की जो भी जानकारी थी मैंने आपको पहली ही वीडियो में दे दी है। मैं आशा करता हूं आप सबने पहली वीडियो देखी होगी और इस चैनल की पूरी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए बिना हम आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 9वीं का पहला अध्याय, जिसका नाम है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। दोस्तों, आपने इससे पहले कक्षा 9वीं की गणित पढ़ी होगी या फिर आपकी समझ में नहीं आई होगी, पर कोई बात नहीं, इस वीडियो के बाद आपको कक्षा 9वीं की गणित जरूर समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, मैंने इस चैनल के इंट्रोडक्शन में कहा था कि यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल इन्फिनिटी विथ अनमोल के साथ लगातार मेहनत करिए नियमित रूप से। उसके बाद दुनिया की कोई भी ताकत आपको गणित में मजबूत बनने में या मजबूत होने में बिल्कुल नहीं रोक सकती। गणित में मजबूत बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। चलिए आज का जो टॉपिक है उसको हम शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है कक्षा 9वीं का पहला अध्याय संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। तो जब बात आती है संख्या की यानी नंबर, इसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है या मैं यह कहूं प्रयोग होता है, क्योंकि बिना संख्या के आप अपने जीवन में किसी भी वस्तु व्यक्ति को गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। उस व्यक्ति वस्तु का क्रम नहीं तय कर सकते, क्रम बता नहीं सकते। इतना बड़ा योगदान होता है संख्या का। संख्या, हम कहेंगे कि संख्या एक ऐसा गणितीय चिन्ह या एक ऐसा गणितीय मान होती है जिसका प्रयोग हम अपने जीवन में गिनने के लिए करते हैं, मापने के लिए करते हैं, क्रम बताने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पेड़ में चार आम लगे हैं या छह। तो जब तक दोस्तों आपको संख्या ही पता नहीं होगी तो क्या आप बता देंगे कि इस पेड़ में कितने आम लगे हैं? नहीं बता सकते, बिल्कुल नहीं बता सकते। आपका सिर्फ एक ही जवाब होगा कि जब तक हमें संख्या पता नहीं होगी तब तक हम यह नहीं बता सकते कि इस पेड़ में या इस वृक्ष में कितने आम हैं। और जब आपको संख्या पता होगी तो आप निश्चित तौर पर बता सकते हैं कि जी, इस पेड़ में 1 2 3 4 5 छह आम हैं। कितने आम हैं? 6 आम है। आप निश्चित तौर पर बता सकते हैं, लेकिन तब बताएंगे जब आपको संख्या की जानकारी होगी। तो इतना बड़ा योगदान या प्रयोग होता है हमारे जीवन में संख्या का। आगे बढ़ते हैं। आज हम सारी बातें डिस्कस करेंगे कि संख्या क्या है, जो कि हमने कर लिया। संख्या के प्रकार, संख्या से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे, सारे जो भी अध्याय में बातें हैं, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं हम। इसको मैं रफ करता हूं। तो मैंने संख्या की जो डेफिनेशन थी बहुत ही आसान भाषा में, कि संख्या एक ऐसा गणितीय चिन्ह या फिर एक ऐसा गणितीय मान होती है जिसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में गिनने, मापने, किसमें, ध्यान रखिएगा, गिनने में, मापने में और क्रम बताने में।
संख्या का प्रयोग गिनने में हम करेंगे, मापने में हम करेंगे और क्रम बताने में करेंगे। ठीक है, ये बहुत आसान डेफिनेशन बनेगी कि संख्या का प्रयोग हम अपने जीवन में गिनने के लिए करते हैं, मापने के लिए करते हैं या तो फिर क्रम बताने के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। बात आती है संख्या के प्रकारों की। संख्या के प्रकार की बात करते हैं हम, तो संख्या के मुख्य कुछ प्रकार होते हैं जो कि मैं आपको बताता हूं, जिसमें से पहला होता है प्राकृत संख्याएं। क्या? प्राकृत संख्याएं। ये होता है संख्या का पहला प्रकार। क्या होती हैं प्राकृत संख्याएं? इसे अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। और ये प्राकृत संख्याएं हमारी गिनती की जो संख्या होती हैं, काउंट करने वाली, 1 2 3 4 5 और आगे जो निरंतर बढ़ती जाती हैं, गिनती वाली संख्याएं, काउंट करने वाली, उन्हें ही हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या गिनती वाली संख्याएं होती हैं जो कि 1 से प्रारंभ होकर 2 3 4 5 और आगे इंफिनिटी तक जाती है, ये निरंतर आगे बढ़ती जाती है। ये होती है हमारी प्राकृत संख्या। बहुत आसान है कि जो हमारी गिनती वाली संख्या होती हैं, जिनसे हम काउंट करते हैं कि 4 पक्षी बैठे हैं, 1 2 3 4, है ना, ये जो गिनती काउंट करने वाली संख्या होती हैं, उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इसके बाद दूसरी संख्या हमारी आती है पूर्ण संख्याएं, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर्स। अब देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि 0 से प्रारंभ यानी शून्य से प्रारंभ होकर 1 2 3 4 5 और अनंत यानी इंफिनिटी तक जाती हैं, उन्हें ही हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, कैसा मैंने बताया, शून्य से प्रारंभ होकर 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी तक जाती हैं यानी अनंत तक जाती हैं। तीसरे नंबर पे हमारी जो संख्या आती हैं वो होती हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, इसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर्स नंबर्स। क्या होती हैं पूर्णांक संख्याएं? शून्य सहित, ध्यान रखिएगा, शून्य सहित सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याएं ही हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण नहीं, सॉरी, पूर्णांक संख्याएं। पूर्ण तो मैं बता चुका हूं आपको। क्या कहा मैंने? सब शून्य सहित सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याएं ही जो है तो हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इस संख्या रेखा में आपको जरूर देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो शून्य सहित सभी, ये प्लस का 1 है, प्लस का 2, प्लस का 3, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, तो शून्य सहित सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याएं ही पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं हम। चौथे नंबर पे आती हैं हमारी परिमेय संख्याएं। ठीक है, क्या होती हैं परिमेय संख्याएं? हम कहेंगे कि ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम ठीक 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 से
भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। के रूप में लिख सकते हैं। क्या कहा मैंने कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम भिन्न के रूप में ठीक ठीक से लिख सकते हैं या ठीक ठीक से भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/6, ये 3/4 इत्यादि, ये होती हैं हमारी परिमेय संख्याएं। ठीक है, इसके बाद एक और संख्या होती है हमारी अपरिमेय संख्या। कौन सी? अपरिमेय संख्याएं। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल परिमेय संख्याओं की अपोजिट। क्या कहा मैंने? परिमेय संख्याओं की अपोजिट जो होती हैं वो अपरिमेय संख्या होती हैं। परिमेय संख्याओं को हम ठीक ठीक से भिन्न के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या को ठीक ठीक से भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। कौन सी? इसमें आती है √2 और पाई, और भी होती हैं पर ये मुख्य है ना। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मुख्य कुछ संख्याएं जो कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जिनकी विशेष जानकारी होना हमें आवश्यक था, जो मैंने आपको बता दिया। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, है ना। ये बात मैं पहले आपको बताना भूल गया था, चलिए, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। आप इसको पूरा इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं हम। मैं इसको रफ कर दूं। अब देखिए, अब आते हैं हम मुख्य बात पर कि इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम किन संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में मुख्य रूप से वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। क्या होती है वास्तविक संख्या? बहुत आसान है कहना कि सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्याओं से मिलकर ही वास्तविक संख्याएं बनती हैं। इसको मैं बहुत आसान भाषा में समझाता हूं कि सभी परिमेय प्लस सभी अपरिमेय संख्या मिलकर ही वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। सिर्फ इस फॉर्मूले से ही आप याद रख सकते हैं कि वास्तविक संख्या क्या कहलाती है। आप कहेंगे कि सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्या से मिलकर ही वास्तविक संख्या का निर्माण होता है, या सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्याएं ही वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। बहुत आसान है कि नहीं? बहुत आसान है कि सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्या ही वास्तविक संख्या कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहां हम डीप में पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती हैं
और अपरिमेय संख्या क्या होती है, बिल्कुल, है ना। तो अब हम पहले चर्चा करते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। किसके बारे में? परिमेय संख्याओं के बारे में। यहां मैं इसकी परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन भी लिखूंगा। आप बिल्कुल कॉपी में पेन लेके बैठे होंगे, है ना। आशा करता हूं जो लोग नहीं लेके बैठे हैं वो कॉपी पेन लेकर के ही बैठे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था यदि आप इन्फिनिटी विथ अनमोल के साथ नियमित रूप से पढ़ेंगे तो आपको गणित में मजबूत होने से बिल्कुल भी कोई नहीं रोक सकता। इस बात को कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। परिमेय संख्या की डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम कहेंगे बहुत आसान भाषा में कि वे संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q बराबर नहीं जीरो, यानी Q नॉट इक्वल टू जीरो हो एवं P व Q पूर्णांक हो। बिल्कुल आसान परिभाषा होती है परिमेय संख्याओं की कि वे संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q मतलब भिन्न के रूप में, जो कि मैंने पहले बताया कि P बटे Q के रूप में यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तथा Q बराबर नहीं जीरो, अर्थात Q के स्थान पर कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि Q के स्थान पर कभी भी शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। और P और Q पूर्णांक हो, ये बहुत आसान परिभाषा होती है परिमेय संख्याओं की, है ना। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें जो दशमलव का जो रूप होता है, दशमलव का रूप या तो समाप्त होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, समाप्त होगा या फिर आवर्ती होगा। क्या कहा मैंने? दशमलव का रूप समाप्त या फिर आवर्ती होगा, है ना। बिल्कुल, दशमलव का रूप समाप्त होगा या तो फिर आवर्ती होगा या आवर्ती। हाँ, क्या कहलाता, देखिए मैं इसको बहुत अच्छे से समझाता हूं कि यदि कोई भिन्न है अपने पास 10/3, 10/3, अब जब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? देखिए इसको हम डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 तिरका 9 होता है, ठीक है। 10 में से 9 गया, 1 बचा। अब दशमलव लगाया हमने तो यहाँ शून्य आ गया, फिर 3 तिरका 9 करेंगे तो फिर 9 आएगा, और फिर जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा 1 आएगा, फिर शून्य आ जाएगा, शून्य रखेंगे, 3 बार करेंगे तो फिर 9 आएगा। इसका मतलब ये 3 यहाँ पर बढ़ता जाएगा। तो या तो दशमलव का रूप परिमेय संख्याओं में आवर्ती होगा, ठीक है ना, और या तो फिर समाप्त होगा। अब समाप्त कैसे होगा, देखिए समाप्त होगा कि 1/2 है, जैसे हमारे पास कोई भिन्न है, कोई परिमेय संख्या है 1/2,
1/2, ठीक है ना, 1/2 है। अब जब हम इसको डिवाइड करते हैं 2 से 1 को, तो अब जब ये तो दो बड़ी संख्या है और एक छोटी संख्या है ना, तो हम शून्य वार करेंगे, तो यहाँ पॉइंट रखकर 0 आ जाएगा, दशमलव के रखकर 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, है ना। अब जब 10 में हम 2 से भाग करेंगे तो 2 पंचे होता है 10, और 10 से जब 10 जाएगा तो यहाँ आएगा 0। इसका मतलब अब यहाँ पर दशमलव रूप समाप्त हो गया। अब इसके आगे जो है तो दशमलव नहीं बढ़ेगी, संख्या यहाँ पर दशमलव के बाद नहीं बढ़ेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण बात होती है कि परिमेय संख्याओं में दशमलव का रूप समाप्त होगा या फिर आवर्ती होगा। ठीक है, एक बढ़िया डेफिनेशन है और बहुत ही आसान भाषा में है। आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, इसके बाद एक और संख्या रहती है हमारी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की बात करते हैं तो वे संख्याएं, परिमेय संख्या जो होती है और अपरिमेय संख्या एक दूसरे के विपरीत होती हैं। परिमेय संख्या में हम जिन्हें p बटे q के रूप में लिखते हैं, अपरिमेय संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में ठीक ठीक से नहीं लिख सकते, बिल्कुल उल्टी होती हैं अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के। तो वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, उन्हें ही हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहा मैंने कि अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, और इसका दशमलव प्रसार क्या होता है, यह दशमलव का रूप दशमलव का रूप होता है इसका अनावर्ती और अनंत होता है। ठीक है, दशमलव रूप अनंत होगा यानी इन्फिनिटी, या अनावर्ती, अनावर्ती समझते हैं आप, आवृत्ति और अनावर्ती, आवृत्ति में बार बार, अनावर्ती में बिल्कुल नहीं, है ना। इसके कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे कि √2 पाई, ये इसके उदाहरण हैं। ये इसकी परफेक्ट डेफिनेशन और आसान भाषा में होती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करेंगे, इसको आप लिख लीजिए, इसके बाद हम बात करेंगे अब चैप्टर की, किस तरह के प्रश्न हैं, किस तरह के प्रश्न हल करना है, बहुत ही आसान भाषा में। ये तो चैप्टर की मुख्य जानकारी थी संख्या के बारे में, कौन कौन सी संख्या होती हैं, जो कि हमने दे दी। अब हम प्रश्नों को हल करेंगे और बहुत आसान ट्रिक से हल करेंगे। आपको इतना आसान लगेगा कि फिर दोबारा कक्षा 9th की जो गणित रहती है, क्लास 9th की, उसमें आपका जवाब ये नहीं आएगा कि सर हमसे नहीं बनती, है ना। बिल्कुल। चलिए, तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है इसका प्रश्नावली, अब हम
पहले अध्याय की पहली प्रश्नावली को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.1, ठीक है ना। इसका पहला उदाहरण नंबर हम हल करेंगे, उदाहरण नंबर 1। पहले हम कुछ उदाहरण हल किया करेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली को हल करेंगे, जिससे आपका अभ्यास अच्छा रहेगा, ठीक है। बिल्कुल। तो इसका पहला प्रश्न कहता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। पहला उदाहरण है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। ये हमारा पहला उदाहरण है, ठीक है। प्रश्नावली 1.1 का 1.1। तो पहला जिसमें से प्रश्न होता है हमारा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। क्या है प्रश्न? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ये हमारा प्रश्न है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, और इसमें हमें बताना है कि क्या ये कथन सत्य है या फिर असत्य है। बहुत आसान तरीके से हल करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि इतनी आसान तरीके से उदाहरण दे दे के मैं आपको समझाऊंगा कि उसके बाद बिल्कुल